राजनीतिक दल राजनीतिक प्रकृति के नागरिकों का समूह होते हैं जो कि राजनीतिक इकाई के रूप में शासन पर नियंत्रण स्थापित करते हैं एवं संवैधानिक मार्ग एवं सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा जनता के हित में कार्य करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों के प्रकार: प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी, उदारवादी, सुधारवादी। प्रतिक्रियावादी यह पुरानी सामाजिक आर्थिक संस्थाओं में छिपकर रहना पसंद करते हैं। रूढ़िवादी दल यह यथास्थिति में विश्वास करते हैं। उदारवादी दल यह वर्तमान संस्थाओं में सुधार करना चाहते हैं। सुधारवादी दल यह विद्यमान अवस्था को हटाकर नई अवस्था या व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। भारत में भाजपा और सीपीएम वामपंथी दलों के उदाहरण हैं और मध्य मार्गी दलों में कांग्रेस और भाजपा दक्षिणपंथी दलों का उदाहरण है। भारत में दलीय व्यवस्था की विशेषताएं: बहुदलीय व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था, स्पष्ट विचारधारा का अभाव, व्यक्तित्व का महिमा मंडल, परंपरागत कारकों पर आधारित क्षेत्रीय दलों का उदय, दल निर्माण एवं दल परिवर्तन, प्रभावशाली विपक्ष का अभाव। भारत की जो दलीय व्यवस्था होती है उसकी विशेषताएं क्या हैं? पहले आती है बहुदलीय व्यवस्था। देश में विशाल आकार और भारतीय समाज की विभिन्नता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एवं कई अन्य कारणों से कई प्रकार के राजनीतिक दलों का उदय हुआ है। वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय दल हैं, 49 राज्य स्तर के दल हैं और लगभग 1590 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल हैं। इस प्रकार भारत में सभी प्रकार के राजनीतिक दल हैं: वामपंथी, दक्षिणपंथी, सांप्रदायिक दल, गैर सांप्रदायिक दल। एक दलीय व्यवस्था: अनेक दलों की उपस्थिति के बाद भी भारत में एक लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा, जिसमें कुछ राजनीतिक विश्लेषणों में कांग्रेस व्यवस्था भी कहा है। 1967 में क्षेत्रीय दलों और अन्य राष्ट्रीय दलों के विकास के कारण कांग्रेस के प्रभाव में कमी आना प्रारंभ हो गया। स्पष्ट विचारधारा का अभाव: भारतीय जनता पार्टी और 2 साम्यवादी दल सीपीएम और सीपीआई को छोड़कर अन्य किसी दल की कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। अन्य सभी दल एक दूसरे से मिलती जुलती विचारधारा रखते हैं, राजनीतिक विचारधारा की अपेक्षा मुद्दों पर आधारित होती हैं। व्यक्तित्व का महिमा मंडल: अधिकांश दलों का संगठन एक व्यक्ति के चारों ओर होता है जो दल या फिर दल की विचारधारा से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तथा दल अपने घोषणा पत्र की अपेक्षा अपने नेताओं से जाने जाते हैं। यह तथ्य भी कांग्रेस की प्रसिद्ध अपने नेताओं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की वजह से था। अतः ऐसा कहा जा सकता है कि भारत में राजनीतिक दलों के स्थान पर राजनीतिक व्यक्तित्व का आधार है। परंपरागत कारकों पर आधारित: पश्चिमी देशों में राजनीतिक दल सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों के आधार पर बनते हैं, जबकि भारत में अधिकांश दलों का गठन धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति आदि के नाम पर होता है, जैसे शिवसेना, अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी आदि। क्षेत्रीय दलों का उदय: भारत की दलीय व्यवस्था का एक मुख्य लक्षण क्षेत्रीय दलों का उदय है। उनकी बढ़ती हुई भागीदारी है। प्रारंभ में इनकी भूमिका क्षेत्रीय राजनीतिक तक ही सीमित थी, परंतु वर्तमान में कई प्रदेशों में सत्तारूढ़ होने के साथ साथ गठबंधन सरकार के इस दौर में केंद्र स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दल निर्माण एवं दल परिवर्तन: भारत में नए दल बनाना, नए दल परिवर्तन करना, दलों का विलय करना, दलों का विघटन करना आदि राजनीतिक दलों की कार्यशैली में महत्वपूर्ण भूमिका है। सत्ता की लालसा के कारण नेता अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं और नया दल बना लेते हैं। 1967 के बाद केंद्र एवं राज्य में राजनीतिक अस्थिरता आने से दलों में विघटन की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। प्रभावशाली विपक्ष का अभाव: संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह एक ओर सरकार की आलोचना कर उसके निरंकुश प्रवृत्ति को रोकती है, वहीं दूसरी ओर जनता को जागरूक भी करती है। परंतु कुछ वर्षों से कुछ अवसर को छोड़कर अक्सर प्रभावशाली विपक्ष का अभाव रहा है। भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों की मान्यता: यदि राष्ट्रीय स्तरीय
राजनीतिक पार्टी बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिए शर्त है, लोकसभा चुनाव में कुल लोकसभा सीटों की 2% या 11 सीटों पर जीत हासिल करना होगा और ये सीटें कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए। लोकसभा एवं राज्यसभा के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना होगा और इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीट भी जीतनी होगी। यदि कोई दल 4 या इससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता है तो उसे राष्ट्रीय स्तरीय राजनीति पार्टी का दल बना दिया जाएगा। देखो 3 मुख्यतः हैं, यदि लोकसभा में 2% या फिर 11 सीटें प्राप्त कर लें, लेकिन वो 3 अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा या राज्यसभा की विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लेना और लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त कर लेना। कि लोकसभा और राज्यसभा में 4 अलग अलग राज्यों से 6% मत प्राप्त करना और लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करना। यदि कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में राज्य स्तरीय दल है तो भी उसको मान्यता दी जाएगी। 3 स्तर होते हैं राष्ट्रीय दल बनने के लिए। राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए शर्त है, दल ने राज्य की विधानसभा में हुए चुनाव में कुल सीटों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त करना चाहिए। यदि विधानसभा चुनाव में किसी चुनाव में दल ने 3% या फिर 3 सीटें प्राप्त की हैं तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाएगा। लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में से 1 सीट प्राप्त की है तो उसे मिल जाएगा। राज्य में हुए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में दल ने कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किया हो और इसके अतिरिक्त उसने 1 लोकसभा सीट और या 2 विधानसभा सीट जीती हैं। मतलब यदि लोकसभा के चुनाव और राज्य विधानमंडल के चुनाव हुए हैं तो कुल सीटों का 6% प्राप्त करना चाहिए उसे, या 1 लोकसभा की या 2 विधानमंडल की सीटें उसके पास होनी चाहिए। राज्य में लोकसभा या विधानसभा के लिए हुए चुनाव दल में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करना होगा तो भी मिल जाएगी। देखो यदि राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है तो 4 शर्तें होती हैं। पहली होनी चाहिए कि राज्य विधानमंडल की कुल चुनावी सीटों में से 3% या फिर 3 सीटें उसके पास होनी चाहिए विधानमंडल में। यदि वो नहीं है तो लोकसभा में हुए आम चुनाव में से प्रत्येक 25 लोकसभा सीट पर 1 सीट उसके पास होनी चाहिए। ये भी नहीं है तो राज्य में हुए लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में वैध मतों का 6% प्राप्त करना होगा और 1 लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट की आवश्यकता होगी। यदि राज्य में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव हुए हैं तो चुनावी दल में वैध मतों का 8% प्राप्त करना होगा तो भी राज्य स्तरीय सीट या पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। राजनीतिक दलों के कार्य और महत्व क्या हैं, काम क्या करते हैं, तो जनमत संग्रह करना, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना, सार्वजनिक नीति के निर्माण में जनता का नेतृत्व करना, जनता एवं सरकार के बीच में कड़ी का काम करना, चुनाव लड़ना और सरकार बनाना, सरकार की आलोचना करना, राजनीतिक नेताओं की भर्ती और चयन करना, सत्ता का वैधीकरण करना, समाज का एकीकरण करना, सरकार के विभिन्न अंगों में समन्वय करना, सामाजिक कल्याण करना, ये सब राजनीतिक दलों के कार्य होते हैं। पहला, जनमत संग्रह करना। लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों ही जनमत का निर्माण करते हैं। साधारण जनता को तो देश की समस्याओं का ज्ञान ही नहीं होता, जिस कारण से वे समस्याओं के बारे में ठीक तरह से सोच नहीं सकते। राजनीतिक दल उन समस्याओं का स्पष्टीकरण करके जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है, जिससे जनता धीरे धीरे संगठित होकर मजबूत जनमत का निर्माण करती है। जनता को राजनीतिक शिक्षा देना। प्रजातंत्र में राजनीतिक दल लोगों में राजनीतिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए वे जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। सभाओं, अधिवेशन, पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से वे जनता को देश की समस्याओं की जानकारी देते हैं और अपने पक्ष में जनता को लाने के लिए जोरदार अभियान चलाते हैं।
चुनावों के समय उनका घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच जाते हैं, जिससे जनता को राजनीतिक समस्याओं का ज्ञान भी हो जाता है और राजनीतिक दलों की नीति एवं कार्यक्रमों की जानकारी भी प्राप्त होती है। इस तरह से जनता राजनीतिक रूप से शिक्षित हो जाती है। सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनता का नेतृत्व। राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा जाता है। राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा जाता है। सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनता का नेतृत्व राजनीतिक दल ही करते हैं। इससे आम जनता सरकार की नीतियों के संबंध में बनाई गई योजनाओं में भागीदारी बन जाती है और नीतियों पर जन स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है। अंत में राजनीतिक दल ही जन स्वीकृति प्राप्त करके नीति निर्माण में भागीदारी बन जाते हैं। जनता एवं सरकार के बीच में कड़ी का काम करना। राजनीतिक दल सरकार नीतियों के बारे में जनता को ज्ञान देने के साथ साथ जनता की समस्या भी सरकार तक पहुंचाते हैं और उन्हें दूर करने के लिए प्रयास भी करते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा ही सूचनाओं का आदान प्रदान जनता और सरकार के बीच किया जाता है। अतः राजनीतिक दल सरकार एवं जनता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। राजनीतिक दल चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। चुनाव में जीतकर उनका यह धैर्य होता है कि सत्ता और शासन पर नियंत्रण करना। सरकार की आलोचना करना। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व होता है। सरकार की आलोचना का प्रखर रूप से संसदीय शासन प्रणाली में देखने को मिलता है। संसदीय शासन प्रणाली में एक दल तो सरकार चलाता है और दूसरा दल सरकार की नीतियों पर नज़र रखता है ताकि गलत काम करने की दशा में सरकार की आलोचना की जा सके। राजनीतिक नेताओं की भर्ती एवं चयन। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने पदाधिकारियों, नेताओं और सदस्यों की भर्ती एवं चयन भी करता है। निश्चित समय के बाद राजनीतिक दलों के संगठनात्मक चुनाव होते हैं, जिससे योग्य व्यक्ति को संगठन में भर्ती करके कुछ संगठनात्मक कर्तव्य सौंपे जाते हैं। ये नेतागण ही आगे चुनावों में जीतकर सरकार बनाते हैं। सत्ता का वेदीकरण। लोकतंत्र में नियत समय के बाद चुनाव होते रहते हैं। चुनाव ही सत्ता के वेदीकरण के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। इस वेदीकरण को राजनीतिक दल आमली जामा पहनाते हैं। चुनाव में राजनीतिक दलों के माध्यम से सत्ता के वेदीकरण का ही प्रयास होता है। सत्ता का वेदीकरण ही राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता एवं विकास का महत्वपूर्ण साधन होता है। राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता एवं विकास का महत्वपूर्ण साधन होता है। समाज का एकीकरण। राजनीतिक दल जनता की मांग को एक सूत्र में पिरोकर सरकार तक पहुंचाते हैं और समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखने का प्रयास भी करते हैं। हितों का समूहीकरण करके सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में राजनीतिक दलों ने अनेक अवसरों पर भारतीय लोकतंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाज का एकीकरण। सरकार के विभिन्न अंगों में समन्वय करना। लोकतंत्र में कार्यपालिका विधायिका के बीच में तालमेल रखने में भी राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसदीय सरकार में तो राजनीतिक दलों की समन्वयकारी भूमिका और अधिक होती है और बहुमत में रहने के कारण विधायिका कार्यपालिका पर एक ही दल का नियंत्रण बनाकर रहने के कारण समन्वय कायम करने में राजनीतिक दलों को अधिक सुविधा रहती है। संघात्मक शासन में भी यही कार्य केंद्र और राज्य इकाइयों में तालमेल रखने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा ही किया जाता है। सरकार के विभिन्न अंगों में समन्वय करना। सामाजिक कल्याण। आधुनिक युग में राजनीतिक दल एवं सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश में अकाल, युद्ध, महामारी आदि की समस्या से निजात दिलाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल सहायता कार्यक्रम भी चलाते हैं। राजनीतिक दल गरीबी, निरक्षरता, अज्ञानता, दहेज जैसी समस्याओं, कुरीतियों के विरुद्ध भी आंदोलन करते रहते हैं। सामाजिक कल्याण। उपरोक्त विवेचनाओं के बाद कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी होते हैं। सत्य तो यह है कि राजनीतिक दलों के बिना ना तो लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है और ना ही सरकार की। अतः लोकहित के लिए राजनीतिक दल ही आधुनिक समय में एकमात्र साधन है और जनता और सरकार को जोड़ने की कड़ी है। समस्याएं राजनीतिक दलों की। संगठनात्मक समस्याएं हैं, दल बंदी की समस्या है, दल बदली की समस्या है, नेतृत्व का संकट,
आर्थिक समस्या, जाति धर्म पर महत्व, राजनीतिक दलों का सिद्धांतहीन गठबंधन, राजनीतिक दलों में लोकतंत्र का अभाव, राजनीतिक दलों में खुली बहस का अभाव, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बहुदलीय प्रणाली, उचित विकल्पों का अभाव, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रभाव का बढ़ना। पहला आता है संगठनात्मक समस्या। संगठनात्मक समस्याएं प्रायः सभी राजनीतिक दलों में पाई जाती हैं। 1969 में विभाजन से पहले कांग्रेस एक संगठित एवं व्यापक संगठन था। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने पार्टी की संगठनात्मक समस्याओं को उजागर किया। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 1971 से 1977 तक अपने संगठन में बल पर सत्ता में रही, जबकि कांग्रेस संगठन की कमी के कारण बिखर गई। 1977 में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस में गुटबाजी को फिर से परिभाषित किया गया और इस तरह पार्टी कमजोर हो गई। हालांकि कांग्रेस ने 1980 से नवंबर 1989 तक सत्ता में रही, लेकिन उसका संगठन बहुत संगठित नहीं था। कांग्रेस का गठन 1978 में हुआ था, लेकिन उसमें संगठनात्मक चुनाव 1992 में हुए थे। दोनों कम्युनिस्ट पार्टी संगठन आधारित होती हैं, लेकिन उनका संगठन बहुत राष्ट्रव्यापी नहीं होता, क्योंकि उनका प्रभाव पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल तक ही सीमित है। दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों का पूर्व जनसंघ और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन, इसके पास कार्यकर्ता की कमी नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे भारत में महसूस नहीं किया जा सकता। बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अभाव बेहतर संगठन की कमी के कारण सीमित है। देखो, पहले आती है कांग्रेस पार्टी। इसका विभाजन से पहले 1969 में कांग्रेस एक संगठित हुई और व्यापक संगठन बनाया, लेकिन सत्तारूढ़ होने के बाद संगठन में समस्याएं उजागर हुई और 1971 से 1977 तक इनके अपने बल पर सत्ता में रही, लेकिन बाद में ये बिखर गई। 1977 में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस ने गुटबाजी की और फिर से पार्टी बनाई, लेकिन वह पार्टी कैसी थी, कमज़ोर थी और 1989 तक सत्ता में रही, लेकिन बाद में संगठन बहुत संगठित नहीं हो पाया और यह गठन 1978 में हुआ और संगठनात्मक चुनाव 1999 में हुए फिर से बनाकर। दोनों कम्युनिस्ट पार्टी में संगठन तो बहुत है, लेकिन वह राष्ट्रव्यापी नहीं है, क्योंकि उनका प्रभाव से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल तक ही सीमित है। पूर्व जनसंघ, यह वर्तमान में जनता पार्टी, इनके पास बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन पूरे भारत में इनका प्रभाव नहीं है। बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसका प्रभाव तो बेहतर संगठन की कमी के कारण ही सीमित है। दलबंदी, प्रायः सभी राजनीतिक दलों में गुट पाए जाते हैं। दलबंदी के कारण ही 1969, 1978 और 1995 में कांग्रेस अलग हो गई थी। दलबंदी के कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में दलबंदी के कारण ही 3 पार्टियां बनी: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी और मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी। डीएमके की गुटबाजी के कारण विभाजन हुआ और अन्ना डीएमके का गठन हुआ। जनता पार्टी भी दलबंदी के कारण ही 4 दलों में विभाजित हो गई। दलबंदी हर राजनीतिक दल में पाई जाती हैं। कांग्रेस 1969 में, 1978 में और 1995 में इसी के कारण गिरी थी, ये अलग हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में दलबंदी के कारण ही 3 अलग अलग पार्टियां बनी: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी और मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी। डीएमके में गुटबाजी के कारण ही अन्ना डीएमके का गठन हुआ था। जनता पार्टी में दलबंदी के कारण ही 4 नए दल विभाजित हो गए थे। दल बदली, प्रायः सभी राजनीतिक दल दल बदली की समस्या का सामना करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कभी कभी अगर एक पार्टी को दल बदली से फायदा होता है तो दूसरी दल बदली पार्टी रोकने की मांग नहीं करती। संविधान के 52वें संविधान संशोधन ने दल बदल जैसी बुराई को रोकने का काम किया, लेकिन अभी भी दल बदली के कारण मिलते हैं। वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश की बड़ी स्तर पर दल बदली हुई थी और कांग्रेस की पार्टी गिर गई थी। नेतृत्व का संकट, प्रायः सभी दलों में नेताओं को
देखते हुए ऐसा लगता है कि देश में नीति एवं युवा नेताओं की कमी है। राजनीतिक दलों का नेतृत्व अक्सर उनके हाथों में होता है जिनकी उम्र 60 या 70 के बीच में होती है। ऐसा लगता है कि देश के प्रभावशाली युवाओं को राजनीति में शामिल करना पसंद ही नहीं है। आर्थिक समस्या। राजनीतिक दलों के लिए आय का मुख्य स्रोत सदस्यता शुल्क, दान एवं राजकोष संचालन होता है। प्रायः सभी दल पूंजीपतियों और उद्योगपतियों से धन लेते हैं। पैसा देने वाले लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि कोई भी दल सत्ता में आए पूंजीपतियों के हितों को दरकिनार नहीं कर सकता। इसके अलावा राजनीतिक दल कोष से प्राप्त सदस्यता शुल्क और धन का विवरण प्रकाशित नहीं होता, जिससे काले धन का भारतीय राजनीति पर विनाशकारी प्रभाव देखा जा सकता है। जाति एवं धर्म का महत्व। बेशक भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और सभी प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल जाति एवं धर्म के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन व्यवहार में योग्य उम्मीदवार की बजाय टिकट उन लोगों को दिया जाता है जिनकी जाति उस निर्वाचित क्षेत्र में बहुमत में होती है। चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दल अक्सर जाति और सांप्रदायिक भावना का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और कई राजनीतिक दल जैसे कि अकाली दल, डीएमके, मुस्लिम लीग, बहुजन समाज पार्टी आदि जाति और धर्म पर आधारित होती हैं। राजनीतिक दल की सिद्धांतहीन गठबंधन। भारतीय पार्टी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि भारतीय दल अपने हितों की पूर्ति के लिए सिद्धांतहीन गठबंधन बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी एवं मार्क्सवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जबकि भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी पार्टियों की नीतियां विरोधाभासी हैं। 1991 में चुनाव के बाद से आज 2020-22 तक लगभग सभी दलों ने सिद्धांतहीन समझौते ही किए हैं। राजनीतिक दलों में लोकतंत्र का अभाव। भारतीय राजनीतिक दल पर मुख्य आरोप यह लगाया जाता है कि जिन राजनीतिक दल पर लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, वे ही अपनी पार्टी में लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर पाए हैं। राजनीतिक दलों के संगठनात्मक चुनाव कई सालों तक नहीं होते। पार्टी का कामकाज पूरी तरह से नामांकित एवं आंतरिक नेताओं द्वारा चलाया जा रहा है, जिससे राजनीतिक दलों में पक्षपातपूर्ण तानाशाही की प्रवृत्ति पैदा हुई है। राजनीतिक दलों में खुली बहस का अभाव। दलीय मंच पर राजनीतिक दलों की नीति की खुली चर्चा नहीं हो रही जैसे कि होना चाहिए और असंतोष के स्वर को विद्रोह के नाम पर एक अलग स्वर के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक भ्रष्टाचार। भारतीय राजनीतिक पार्टी या फिर प्रणाली की एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति भारतीय राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच उत्पन्न हुई है। आमतौर पर सभी राजनीतिक दल चुनाव के दौरान एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। राज्य के नेता आमतौर पर चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट साधनों का उपयोग करते हैं। मंत्रियों के बीच भ्रष्टाचार के आरोपों को देखना आम है। बहुदलीय प्रणाली। भारतीय पार्टी प्रणाली एक महत्वपूर्ण दोष बहुदलीय प्रणाली है। दुनिया के कई देशों में मल्टी पार्टी सिस्टम पाया जाता है, लेकिन उन देशों में राजनीतिक दलों की संख्या भारत से ज़्यादा नहीं है। अधिक दलों का होना संसदीय शासन प्रणाली के लिए बहुत हानिकारक होता है। किसी भी पार्टी के लिए स्पष्ट बहुमत की अनुपस्थिति में कई दलों एवं अप्रत्याशित और सिद्धांतहीन समझौता करके सरकार बनाते हैं और ऐसी सरकार अस्थिर एवं कमजोर होती है। उचित विकल्पों का अभाव। भारत में कांग्रेस के लंबे समय के शासन के बाद यह राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यवहार विकल्प नहीं बना था। 19वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं लोकसभा में किसी भी पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और 9वीं लोकसभा को लेकर केवल 15 महीने और 11वीं लोकसभा में 18 महीने के बाद त्रिशंकु संसद के कारण भंग हो गई। 12वीं लोकसभा को केवल 13 महीनों के बाद ही भंग कर दिया गया था। उचित विकल्पों का अभाव है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रभाव का बढ़ना। भारतीय राजनीतिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण दोष यह है कि राष्ट्रीय दल का महत्व कम हो रहा है और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। पंजाब में अकाली दल, हरियाणा में इंडियन नेशनल
लोकदल, तमिलनाडु में डीएमके और अन्ना डीएमके, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, असम में असम गण परिषद, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, महाराष्ट्र में शिवसेना, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट जैसी क्षेत्रीय दल बहुत महत्वपूर्ण है और इनमें से अधिकांश दल सत्ता में भी हैं। तो क्षेत्रीय दल का क्या हो रहा है, प्रभाव बढ़ रहा है। जैसे कि पंजाब में अकाली दल, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल, तमिलनाडु में डीएमके और अन्ना डीएमके, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, असम में असम गण परिषद, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम, महाराष्ट्र में शिवसेना, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट जैसी क्षेत्रीय दल बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से अधिकांश दल सत्ता में भी हैं। निष्कर्ष, भारतीय राजनीतिक दलों की समस्या से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों में उन महान गुणों का अभाव है जो कि राजनीतिक दल एवं लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक हैं। दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल कानून लाया गया, जिसके निम्नलिखित प्रावधान हैं। यदि किसी सदन का सदस्य अपनी स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता त्यागता है तो उसकी सदन की सदस्यता भी समाप्त कर दी जाती है। यदि वह राजनीतिक दल की सदस्यता त्यागता है तो जो सदन में उसकी सदस्यता है वह भी समाप्त कर दी जाएगी। यदि वह सदन में अपने राजनीतिक दलों के निर्देशों के विपरीत मत देता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। यदि जो निर्धारित निर्देश हैं उसके विपरीत मत देता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। यदि 15 दिन के भीतर उसने राजनीतिक दलों से क्षमादान नहीं मांगा तो यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो यदि कोई निर्दलीय सदस्य है जो कि निर्दलीय रूप से चुनाव जीत कर आया है, वह किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है, तब भी उसकी सदन की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। यदि किसी राजनीतिक दल के 1/3 सदस्य अपना दल छोड़कर नए दल का गठन करते हैं तो उनकी सदन की सदस्यता बनी रहेगी। लेकिन देखो, हर किसी को किसी से मिलने के लिए रोक नहीं है। जैसे कि यदि 1/3 सदस्य किसी दल की अपना दल छोड़ दें और वो नया दल का गठन कर लें या फिर किसी और के साथ मिल जाएं तो उनकी सदस्यता नहीं समाप्त होती, बनी रहेगी। यदि कोई मनोनीत सदस्य मनोनयन के 6 माह बाद किसी दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, किंतु 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दलों की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सदन की सदस्यता बनी रहती है। तो यदि कोई मनोनीत सदस्य है वह 6 महीने के बाद ऐसी किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सदन से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि 6 महीने के पहले करता है ऐसा तो राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर सकता है और उसकी सदस्यता भी बनी रहेगी। यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता छोड़ता है तो उसे सदन की सदस्यता बनी रहेगी। तो यदि कोई सदस्य है वह पीठासीन अधिकारी बन गया है तो वो भी अपना पद त्यागेगा, तब भी उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी, वह सदन का सदस्य रहेगा। यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण नहीं करता परंतु सरकार में मंत्री पद धारण करता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त नहीं होती। तो कोई निर्दलीय सदस्य है, वह राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हुआ है बल्कि एक मंत्री बन गया है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होती। दल बदल से उत्पन्न निर्हताएं अयोग्यता का निर्धारण सदन के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो जो जितने भी दल बदल में आरोप लगते हैं, निर्हताएं होती हैं, अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? संसद के अध्यक्ष करते हैं। प्रारंभ में संसद के सदस्य या अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता था, परंतु कियोतो होलोहन बाद 1992 में उच्चतम न्यायालय ने इससे न्यायिक समीक्षा के योग्य माना। यदि पहले किसी भी दल बदल के पक्ष में या विपक्ष में जो निर्णय होता था वह अध्यक्ष का होता था, वह अंतिम निर्णय होता था, लेकिन कियोतो होलोहन बाद 1992 के द्वारा उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वह इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। 91वां संविधान संशोधन 2003, इसमें 1/3 सदस्यों के स्थान पर 2/3 का प्रावधान करते हुए दल बदल कानून को एक और अधिक कठोर बना दिया गया है।
दल बदल कानून था उसमें क्या था, यदि 1/3 सदस्य अपनी सदस्यता त्याग कर या फिर अपनी पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाती थी। लेकिन 91 बार संविधान संशोधन किया गया 2003 में और कहा गया कि 2/3 सदस्य यदि जाएंगे तो उनकी सदस्यता समाप्ति नहीं होगी, लेकिन हाँ यदि पुराने नियम के अनुसार 1/3 चलेगा तो तुम्हारी सदस्यता हम खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री समेत संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो अनुच्छेद 75 है इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो मंत्रिपरिषद है वह इतनी बड़ी नहीं हो जाएगी पूरी भी लोकसभा ही समा गई, नहीं, लोकसभा के जो कुल सदस्य होते हैं उनका 15% से अधिक मंत्रिपरिषद में नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री के साथ। अनुच्छेद 75 में ये प्रावधान कर दिया गया। मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, परंतु 12 से कम नहीं होना चाहिए, 164। तो और जो राज्य में है मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद उसमें भी मुख्यमंत्री सहित जो उनकी मंत्रियों की संख्या है, मंत्रिपरिषद है, वह विधानसभा में कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन 12 लोगों से भी कम नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि भैया इतनी छोटी सी लोकसभा है कि हमने 15% निकाला तो 5 सदस्य हुए, नहीं, 12 होने चाहिए कम से कम या फिर 15% होना चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। ये किया गया है संशोधन 91वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 164 में। संसद और विधानमंडल का कोई सदस्य जिसे दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया गया है वह मंत्री पद को ग्रहण करने का अयोग्य समझा जाएगा। तो कोई भी ऐसा सदस्य है जो कि संसद में या फिर विधानमंडल में जिस पर दल बदल का आरोप लगाया जा चुका है वह मंत्री का पद ग्रहण नहीं कर सकता। दल बदल कानून के लाभ क्या हैं? तो राजनीतिक स्थिरता प्रदान करता है। भैया दल बदल जाएगा तो भैया पार्टी गिर जाएगी, इसलिए क्या करता है, स्थिरता प्रदान करता है, राजनीतिक स्थिरता प्रदान करता है। जनप्रतिनिधि को उनके दल और जन के प्रति निष्ठा बनी रहती है। तो यदि तुमने दल बदल करने की सोची भी तो तुम्हारी तो सदस्यता गई, इसलिए क्या होगा, जनप्रतिनिधि और अपने दल जनता के प्रति निष्ठता बनी रहती है। राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखना संभव हो पाता है, ये वो चेंज ही नहीं होंगे, अनुशासन ज़्यादा अच्छे से रहेगा तो अनुशासन बनाए रखने में संभव हो पाता है। वह राजनीतिक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखता है, पैसे से भी नहीं दल बदल सकते तो राजनीतिक भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण रखता है। यह अनियमित चुनाव पर होने वाले व्यय को भी कम करता है। देखो अनियमित चुनाव, यदि किसी ने दल बदल लिया, पार्टी गिर जाएगी तो हमें फिर से चुनाव कराने पड़ेंगे, हमें फिर से उतना ही खर्च करना पड़ेगा वित्त आयोग को या फिर जो निर्वाचन आयोग है उसको। तो इसलिए क्या करता है, यह अपव्यय या फिर व्यय को भी कम करता है। सरकार प्रशासन पर अधिक ध्यान दे सकती है। तो सरकार के पास इतना टाइम ही नहीं है कि दल बदल में ये मंत्रियों की बातें सुनते रहो या फिर निर्णय देते रहो। वह नया काम करेगी, योजनाएं अच्छे से बनाएगी, योजनाओं का क्रियान्वयन करेगी। तो क्या कर सकती है, सरकार प्रशासन पर ज़्यादा ध्यान दे सकती है। तो इसके लाभ क्या क्या हैं, यह राजनीतिक स्थिरता प्रदान करता है। राजनीतिक जो प्रतिनिधि होते हैं वह जनता के प्रति और अपनी पार्टी के प्रति ज़्यादा सत्यनिष्ठा बनी रहती है। दल बदल में अनुशासन बनाना संभव होता है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखता है। अनियमित चुनाव में होने वाले अपव्यय में कमी आती है और सरकार प्रशासन पर अधिक ध्यान दे सकती है। दल बदल कानून की आलोचनाएं भी, भैया इतने में लाभ पढ़ लिए ये है वो, लेकिन कुछ आलोचनाएं भी हैं, जैसी यह संसद और विधानमंडल सदस्यों के विवेक अधिकार को सीमित करता है। जो संसद और जो सदस्य है उनके विवेक अधिकार को क्या करता है, सीमित करता है। उनके विवेक, भैया आज हमारी विचारधारा इनसे मिल रही है लेकिन भैया ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनसे विचारधारा चेंज हो गई तो हम दूसरी पार्टी में जो हमारी विचारधारा से मिलती है हम उनमें चले जाएंगे, लेकिन दल बदल कानून यहाँ पे लग जाएगा। तो ये क्या करता है, संसद और जो विधानमंडल की सदस्य होते हैं उनके विवेक अधिकार को सीमित करता है। यह मनोनीत सदस्यों की प्रारंभिक 6 महीने में किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने पर रोक नहीं लगाता। मतलब यदि कोई सदस्य मनोनीत होकर आया है तो उसके 6 महीने पहले तक वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में जाकर जुड़ सकता है, तब दल बदल कानून नहीं लगता। तो ये भी एक विरोधाभास में, वो पहले ही जुड़ जाएगा। यह छोटे दलों के विषय में प्रभावी नहीं होता। मतलब जैसे जो स्थानीय समुदाय हैं, स्थानीय निकाय हैं, पंचायत हो गई और नगरीय निकाय हो गए, इनके लिए यह प्रभावी नहीं होता। सरकार की संसद के प्रति जवाबदेहिता को कम करता है। तो संसद के प्रति जवाबदेही होती है सरकार की, वह क्या करता है, उसकी कमी करता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षपात किए जाने की संभावना बनी रहती है। तो पीठासीन जो अधिकारी हैं उनके द्वारा पक्षपात
करने की संभावना इसमें निरंतर बनी रहती है। तो आलोचनाएं क्या क्या हैं? संसद और विधानमंडल हैं, उनके सदस्यों के विवेकाधिकार को सीमित करता है। मनोनीत सदस्यों के 6 महीने पहले यदि सदस्यता ग्रहण की जाती है तो उस पर रोक नहीं लगाता है। मतलब मनोनीत सदस्य और जो विधानमंडल या संसद के सदस्य हैं उनकी क्या बोलते हैं उसको, उनकी दंड में या फिर उनका निर्धारण करने में अलग अलग विचारधारा है या फिर अलग अलग नियम हैं। यह छोटे दलों में विषय में प्रभावी नहीं होता। सरकार की संसद के प्रति जवाबदेहिता की कमी करता है। पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षपात किए जाने की संभावना इसमें बनी रहती है। मतदान व्यवहार। मतदान व्यवहार मतदाताओं की निर्णयकारी क्षमता को प्रभावित करने वाले वातावरण का अध्ययन है। तो मतदाता व्यवहार क्या होता है? पोल्स बिहेवियर्स। मतदान व्यवहार मतदाता की निर्णयकारी क्षमता को प्रभावित करने वाले वातावरण का अध्ययन है। यही वातावरण मतदाताओं को इस बात के लिए बाध्य, प्रेरित, उत्साहित या फिर निरुत्साहित करता है कि किस दल के लिए किस उम्मीदवार को मत दिया जाए। तो जो मत का व्यवहार है, जिस के प्रति जनता ज़्यादा निष्ठ होगी उसके लिए ही ये क्या करता है, मतदाताओं की इस बात को बाध्य, प्रेरित, उत्साहित और निरुत्साहित करता है कि किस दल के लिए किस उम्मीदवार को मत दिया जाए। वस्तुतः मतदान व्यवहार मनोवैज्ञानिक तत्वों से प्रेरित एक संवेदनशील राजनीतिक अभिक्रिया होती है जो कि अनेक प्रकार के आंतरिक एवं बाह्य तत्वों से प्रभावित होती है, जिनमें कुछ निम्नलिखित है। मतलब जो मतदान के व्यवहार की मनोवैज्ञानिक तत्व है कि भैया हमारे जिससे विचारधारा मिल रही होगी हम उसको जाके वोट देंगे। तो ये क्या होती है, एक मनोवैज्ञानिक तरीके को या तत्वों को प्रेरित करने वाली एक संवेदनशील राजनीतिक अभिक्रिया होती है जो कि अनेक प्रकार के आंतरिक और बाह्य तत्वों से प्रभावित होती है। इसलिए आपने देखा होगा जब चुनाव आते हैं तो पार्टी अलग अलग हथकंडे अपनाती हैं लोगों की इस मनोवृत्ति को चेंज करने के लिए या फिर आकर्षित करने के लिए। पहला आता है दलीय निष्ठा, दूसरी राजनीतिक मुद्दों का चुनाव, मतदाताओं की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक भावनाएं, लिंग, आयु, शिक्षा, क्षेत्र, नेतृत्व की भूमिका, प्रत्याशियों के प्रति मतदाताओं का रुझान, भाषाई तत्व, युद्ध एवं राष्ट्रीय संकट, राजनीतिक स्थिरता की अभिलाषा, राजनीतिक दलों की विचारधारा, नीतियों और कार्यक्रम, चुनाव प्रचार, धन की भूमिका, तात्कालिक मामले, लोकवादी नारे और सत्तारूढ़ दल का आचरण। ये सब मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो सबसे पहले हमारा कारक कौन सा था? पहला कारक था हमारी दल निष्ठा। दल निष्ठा से अभिप्राय किसी व्यक्ति की किसी दल विशेष की विचारधारा, कार्यक्रम आदि के प्रति निष्ठा का होना है। तो कोई भी जो व्यक्ति दल है, व्यक्ति है, वह किस दल की विशेष विचारधारा, कार्यक्रम या उसके प्रति निष्ठा को परिभाषित करता है। दलीय निष्ठता कैसे रखी जाती है इसका प्रथम ज्ञान हमें अपने माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य, स्कूल, कॉलेज आदि के अध्यापकों द्वारा मिलता है। तो जो निष्ठा है, दलीय निष्ठा कैसी रखी जाती है, तो ये हमें ज्ञान कहाँ से मिला? हमें तो मालूम ही नहीं था हमारी पार्टी कौन सी है कौन नहीं। हमें किसने सिखाया? स्कूल ने सिखाया, माता पिता ने सिखाया। परिवार के सदस्य जब उस पर डिबेट करते हैं कि भैया ये बीजेपी कर रही है, कांग्रेस ये कर रही है, इसको इनने ऐसा किया, इनके नेता ऐसे थे, हमें वहाँ से विचारधारा ये मिलती है, दलीय निष्ठता। हमारे मोस्टली ऐसा होता है कि परिवार का कोई एक सदस्य या जो हमारे मुखिया है, पिताजी हैं, जिनको वोट देंगे तो सब जाके उसी को वोट दे के आते हैं, या फिर नहीं भी देंगे तो पापा से आके क्या बोलेंगे कि हमने हाँ आपकी पार्टी को वोट दिया है। तो ये क्या होती है? दलीय निष्ठा अपने परिवार से, सदस्यों से, स्कूल, कॉलेज आदि अध्यापकों द्वारा मिलता है। ऐसा देखा जाता है कि जिस व्यक्ति के माता पिता अपने राजनीतिक विचारों में एवं दलीय निष्ठता में जितने अधिक सुदृढ़ होते हैं वह व्यक्ति उतना ही अधिक राजनीतिक दलों के प्रति आकर्षित होता है। तो देखो, जिसके माता पिता ज़्यादा राजनीति के विचारों में से दलीय निष्ठता में प्रति सुदृढ़ होंगे, उनके बच्चे भी ज़्यादातर राजनीति के बारे में ही सोचते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए आज भी भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठता रखता है। आपने देखा होगा पूरे भारत में एक ऐसा बड़ा दल है जो कि अभी भी कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा रखता है। इसके अलावा ब्रिटेन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, कनाडा आदि देशों में मतदाता दलीय निष्ठता रखते हैं और अपने मतदान व्यवहार इसी निष्ठा के परिणाम स्वरूप प्रभावित होते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उम्मीदवार कौन है,
सवर्ण है, ये है, वो है, ये क्या करता है, गरीब है, अमीर है, या फिर दारू पीता है, जुआ खेलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, पार्टी किस पार्टी से खड़ा हुआ है इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब दलीय निष्ठा है। राजनीतिक मुद्दे का चुनाव। विभिन्न चुनावों में उभरे गए राजनीतिक मुद्दे भी मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो जो चुनाव के टाइम विभिन्न चुनाव में उभरे गए जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं कि हम भैया जीत जाएंगे चुनाव तो हम आपकी कॉलोनी में नालियां बनवा देंगे, हम चुनाव जीत गए तो हम इस नदी पर पुल बनवा देंगे, पुलिया बनवा देंगे। तो ये जो उनके राजनीतिक मुद्दे होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं। राजनीतिक मुद्दों से अभिप्राय उन प्रश्नों से होता है जिनका संबंध सरकार के लिए किए जाने वाले या ना किए जाने वाले कार्यों से होता है। तो राजनीतिक मुद्दे होते क्या है, भैया हम अपने चुनाव जीत जाएंगे तो हम ऐसा ऐसा काम करेंगे, हम यदि चुनाव जीत जाएंगे तो हम सारी शराब दुकानों को यहाँ से हटवा देंगे, या फिर स्कूल के बगल से हटवा देंगे, स्कूल के यहाँ तक पूरे में स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई जाएंगी, रात में कोचिंग के लिए अलग से हम पुलिस कर्मियों को नियुक्त करेंगे कि भैया वो सुरक्षा प्रदान करे। ऐसे ऐसे कुछ मुद्दे हो सकते हैं, मतलब हम ये करेंगे और हम क्या नहीं करेंगे, तो वो भी इसमें होते हैं राजनीतिक मुद्दे। इन राजनीतिक मुद्दों के विषय में जनता अपनी सहमति तथा असहमति प्रकट कर सकती है। जैसे हम बोला कि हम जैसे ही चुनाव जीतेंगे हमने सारी शराब की दुकानें हम शहर से बाहर करवा देंगे, भैया जो शराब पीते हैं सारे क्या करने लगेंगे, विद्रोह करने लगेंगे, वो असहमति प्रकट करेंगे और आपकी सरकार गिरा देंगे या फिर आपको वोट नहीं देंगे। लेकिन महिलाओं को अच्छा लगेगा, वाह सारी शराब की दुकानें शहर से बाहर हो जाएंगी, मतलब हम जाके मत देंगे, तो वो अपनी सहमति प्रकट कर सकती हैं और असहमति भी प्रकट कर सकती हैं। कैम्बले तथा उसके सहयोगियों ने राजनीतिक मुद्दों के प्रभाव को निर्धारित करने वाले 3 तत्वों पर बल दिया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि मतदाता राजनीतिक मुद्दे से तभी प्रभावित होते हैं यदि वे शर्तें हों। देखो, राजनीतिक मुद्दे को किसने कहा है, कैम्बले और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने राजनीतिक मुद्दों को प्रभावित को निर्धारित करने के 3 तत्व बताए हैं जो कि इनको बल दिया गया है। पहला आता है, इस विषय में मतदाता सचेत एवं आकर्षित हों, मतलब एक ऐसा विषय चुनना चाहिए जिसके लिए मतदाता सचेत हों और आकर्षित हों। दूसरा, मतदाताओं को यह अनुभव होना चाहिए कि संबंधित मुद्दे को उठाने वाले राजनीतिक दल की मान्यताएं और उनकी मान्यताओं के अनुरूप हैं, और जो मतदाता हैं उनको ऐसा फील होना चाहिए कि जो संबंधित मुद्दा है उसके उठाने वाले जो राजनीतिक दल की मान्यताएं और उनकी मान्यताओं के अनुरूप ही हैं। वे मुद्दे जो मतदाताओं में भावना की तीव्रता पैदा कर सकें जिसके कारण वे मतदान करने में विशेष रूप से प्रभावित हो सके, ऐसे मुद्दे ही राजनीतिक मुद्दे को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला आता है, वे विषय जो मतदाता सचेत और आकर्षित करें। मतदाताओं को यह अनुभव होना चाहिए कि संबंधित मुद्दे को उठाने वाले राजनीतिक दलों की समस्याएं या मान्यताएं उन्हीं की मान्यताओं के अनुरूप हैं। वे मुद्दे जो कि मतदाताओं की भावना की तीव्रता पैदा कर सकें जिस कारण से मतदान करने में विशेष रूप से प्रभावित हो सकें। कैम्बले ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि किसी राजनीतिक मुद्दे में इन तीनों शर्तों के पालन की क्षमता हो तो उस मुद्दे को उठाने वाले राजनीतिक दल मतदाताओं के व्यवहार को अवश्य प्रभावित कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर भारत में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2014 में चुनाव के समय भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया था जिससे भारतीय मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित किया था। मतदाताओं की आर्थिक स्थिति। प्रायः ये मतदान राजनीति में अधिक रुचि लेते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, जबकि निर्धन मतदाताओं का व्यवहार उससे एकदम भिन्न होता है। निर्धन मतदाता प्रायः उस राजनीतिक दल को वोट डालना पसंद करते हैं जो कि उनकी आर्थिक दशा को सुदृढ़ कर सकें। देखो, जो मतदाता की आर्थिक स्थिति होती है वो क्या करते हैं, जैसे कि बहुत धनी मतदाता है तो वो अधिक रुचि लेता है राजनीति में, लेकिन जो निर्धन मतदाता होते हैं वह उसका व्यवहार अलग होता है ना। वो सिर्फ ऐसे राजनीतिक दल को वोट देना पसंद करता है जो कि उसकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके। सामाजिक स्थिति। लगभग सभी राजनीतिक प्रणाली में उच्च वर्ग के लोग दक्षिणपंथी दल का समर्थन करते हैं। मतलब हर राजनीतिक प्रणाली में क्या होता है, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वह हमेशा दक्षिणपंथी दल का समर्थन करते हैं, जबकि निम्न वर्ग के लोग वामपंथी दल का समर्थन करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी राजनीतिक या लोकतांत्रिक राजनीतिक पद्धति में प्रत्येक अपने सभी मतों को एक दल को देता है।
भारत के संदर्भ में दक्षिणपंथी और वामपंथी दलों का नेतृत्व समान रूप से उच्च वर्ग के हाथ में रहता है। इसका अभिप्राय यह है कि भारत में उच्च वर्ग के लोगों में वामपंथ के समर्थन और निम्न वर्ग के लोगों में दक्षिणपंथ के समर्थन की संख्या कम मिलती है। फिर भी भारत में उच्च वर्ग दक्षिणपंथ का समर्थन करता है, जबकि निम्न वर्ग वामपंथ का समर्थन करता है। उनकी सामाजिक स्थिति भी इसको प्रभावित करती है। धार्मिक भावनाएं। मार्क्सवादी ने धर्म को नशा कहा है, जिसका उन्माद व्यक्ति को अंधविश्वसनीय कृत्य करने पर भी विवश कर देता है। धार्मिक भावनाएं मतदान व्यवहार को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। भारत में भारतीय जनता पार्टी पूर्व में जनसंघ को हिंदुओं का व्यापक समर्थन प्राप्त है। भारत और पाकिस्तान की मुस्लिम लीग पार्टियां इस्लाम धर्म पर आधारित हैं। यह राजनीतिक दल मतदाताओं के धर्म के नाम पर जोश भर देते हैं और मतदाता राजनीतिक दल द्वारा किए जाने वाले धार्मिक प्रचार से भ्रमित हो जाते हैं और उनका मतदान व्यवहार प्रभावित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर भारत में मई-जून 1991 में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार किया गया और निस्संदेह इस प्रचार के परिणाम स्वरूप भारतीय मतदाताओं का व्यवहार भी प्रभावित हुआ। तो धर्म मेन मुद्दा है, क्योंकि किसने कहा है? तो जो मार्क्सवादी हैं उन्होंने कहा है कि धर्म को नशा कहा है, जो कि उन्माद व्यक्तियों को अविश्वसनीय कृत्य करने पर भी विवश कर देता है। लिंग। प्रायः सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के विश्लेषण से यह पता चला है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं मतदाता में कम क्रियाशील होती हैं, लेकिन कॉलेज शिक्षित पुरुषों और स्कूलों या स्त्रियों में लिंग के आधार पर यह भिन्नता ना के बराबर होती है। मतलब कॉलेज शिक्षित पुरुष एवं स्त्री में लिंग के आधार पर यह भावना ना के बराबर होती है, जबकि कम पढ़े लिखे एवं निम्न स्तरीय लोगों में पुरुष एवं स्त्री में यह भिन्नता ज़्यादा है। भारत में तो वैवाहिक स्त्री प्रायः अपने पति की इच्छा से और अविवाहित स्त्री अपने पिता तथा भाई की इच्छा से मतदान करती है। मतलब उनकी खुद की विचारधारा से कोई फर्क नहीं पड़ता। आयु। प्रायः नवयुवक राजनीतिक दल एवं नेताओं के जोशीले भाषणों से अधिक प्रभावित होते हैं। इसी कारण से मतदान करने वालों में नवयुवकों की संख्या अधिक होती है, जबकि जो प्रौढ़ मतदाता नेताओं के भाषणों से इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उनको आदत होती है कि तुम भाषण दे के चले जाओगे और बातें करके चले जाओगे। वे सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करते हैं, जिसके साथ साथ मत का अधिकार प्राप्त करने के बाद लगभग 50 वर्ष तक राजनीतिक क्रियाशीलता बनी रहती है, लेकिन ज्यों-ज्यों आयु बढ़ती चली जाती है राजनीतिक क्रियाशीलता का भी पतन हो जाता है। वृद्ध अवस्था तक व्यक्ति आत्मपरक हो जाता है और वह राजनीतिक गतिविधियों से दूर जाना चाहता है और उसका मतदान आचरण भी निष्क्रिय हो जाता है। शिक्षा। एक शिक्षित मतदाता अपने मत का अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक सूझबूझ से प्रयोग करता है। प्रायः अशिक्षित मतदाता राजनीतिक दलों द्वारा किए गए वादों लालचों में जल्दी फंस जाता है, जबकि जो शिक्षित मतदाता होता है वह अपने विवेक से काम लेता है और अपने मनपसंद के उम्मीदवार को ही विवेकपूर्ण ढंग से मत देता है। क्षेत्र। जहां एक ओर सामाजिक स्थिति मतदाताओं को एकता के सूत्र में बांधे रखती है, वहीं क्षेत्रीयता की भावना उस एकता का आघात करती है। अर्थात एक ही देश में अवस्थित विभिन्न क्षेत्रों की आबादी का राजनीतिक व्यवहार समान न होकर असमान होता है, जिसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक विकास, परंपराओं, भौगोलिक सीमाओं के प्रभाव विभिन्न रूप से उत्तरदायी होते हैं। भारत इसका प्रत्यक्षतः उदाहरण है। मतलब बहुत बड़ा देश है और अलग अलग क्या है, मतदाताओं की संख्या है और राजनीतिक एकता या राजनीतिक जो व्यवहार है वो भी असमान है। विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक विकास, परंपराएं, भौगोलिक सीमाओं का प्रभाव है जो कि इसके लिए मुख्य उत्तरदायी होता है। इसका प्रत्यक्ष रूप हमें भारत में देखा जा सकता है। नेतृत्व की भूमिका। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार का व्यक्तित्व निष्क्रिय मतदाताओं में भी चेतना भर देता है। जैसे मोदी जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो सबों में जोश भर देते हैं। यदि सुयोग्य नेतृत्व है और मतदाताओं को
उससे भविष्य में अच्छे परिणाम मिलने की आशा है तो निसंदेह वह मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करता है। इतिहास में ऐसे असंख्य नेता हुए हैं जिनके नेतृत्व ने मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित किया है। भारत में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ऐसे ही नेता थे। राजनीतिक नेतृत्व अपने वाक्पटुता, स्पष्टवादिता एवं नेतृत्व क्षमता से मतदाताओं के मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, ना कि अपनी भावनाओं से। प्रत्याशी के प्रति मतदाताओं का रुझान। प्रत्याशी के प्रति रुझान का अभिप्राय यह है कि मतदाता प्रत्याशियों की दलीय प्रतिबद्धता की अपेक्षा उनके व्यक्तिगत गुणों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। मतलब उनकी जो प्रत्याशी के दल की प्रतिष्ठा है, प्रतिबद्धता है, उसकी अपेक्षा नहीं, बल्कि जो उसके व्यक्ति के गुण हैं उससे अधिक आकर्षित होता है। प्रत्याशियों के प्रति रुझान उस समय अधिक प्रकट होता है जब मतदाताओं के सामने दो समान व्यक्ति वाले प्रत्याशी उपस्थित होते हैं। मतलब दो समान व्यक्तित्व हैं तब प्रत्याशी ज़्यादा रुझान व्यक्त करता है। यह मतदाता प्रत्याशियों के व्यक्तित्व गुणों से अधिक प्रभावित होते हैं। विश्व के जिन देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वहाँ राष्ट्रपति का व्यक्तित्व मतदाताओं को बहुत प्रभावित करता है, जिसके साथ साथ जहां संसदात्मक शासन प्रणाली है वहां भी संसदीय प्रत्याशी मतदाताओं को काफी प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी एक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। इंग्लैंड के युवा प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के व्यक्तित्व को विजय का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता था। भाषाई तत्व। कम से कम भारतीय संदर्भ में तो मतदान व्यवहार पर भाषा का अद्वितीय प्रभाव रहा है। भारत में तो राज्य का पुनर्गठन भी भाषा के आधार पर हुआ था और भाषा के आधार पर ही विगत के अनेक राजनीतिक विवाद भी हुए। आज भी भाषा मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। युद्ध और राष्ट्रीय संकट। युद्ध एवं राष्ट्रीय संकट के समय सभी मतदाता अपनी संकुचित भावना से बाहर निकलकर एक सक्षम राजनीतिक दल और एक योग्य नेतृत्व की प्राप्ति के लिए मतदान करते हैं। राष्ट्रीय संकट के समय मतदाता प्रायः उस नेतृत्व के पक्ष में वोट डालते हैं जो कि प्रत्येक परिस्थिति में राष्ट्रीय मनोबल को ऊंचा बनाए रखें। श्रीमती इंदिरा गांधी को 1971 के भारत पाक युद्ध के समय मतदाताओं ने ऐसे ही समर्थन दिया था। राजनीतिक स्थिरता की अभिलाषा। मतदान व्यवहार पर राजनीतिक स्थिरता की इच्छा का भी प्रभाव पड़ता है। यदि देश राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है तो मतदाता उस राजनीतिक दल को वोट देना पसंद करते हैं जो स्थायित्व का दावा करते हैं। ऐसा ना हो कि वोट दिया और पार्टी गिर जाए, इसलिए वो स्थायित्व का वादा करने वाली राजनीतिक पार्टी के प्रति रुझान रखते हैं। राजनीतिक दलों की विचारधारा, नीतियां एवं कार्यक्रम। कई मतदाता राजनीतिक दलों की विचारधाराओं से प्रभावित होते हैं, जबकि मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी होता है जो कि राजनीतिक दलों की नीतियां, कार्यक्रमों को देखकर वोट देते हैं। नीतियों और कार्यक्रमों के द्वारा मतदाताओं को उन बातों की जानकारी मिलती है जो राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति की बात करना चाहते हैं। यद्यपि भारतीय मतदाता राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र को प्रायः पढ़ते ही नहीं हैं, जिससे राजनीतिक दलों की नीतियां और कार्यक्रमों का वर्णन किया गया हो। फिर अनेक राजनीतिक या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल द्वारा जारी किए गए चुनाव घोषणा पत्र मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। चुनाव प्रचार। प्रभावशाली चुनाव प्रचार मतदाताओं का पार्टी के प्रति रुझान बढ़ाता है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने श्रेष्ठ राजनीतिक वक्ताओं द्वारा चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा देते हैं ताकि मतदाताओं के व्यवहार को किसी भी तरह से अपने पक्ष में किया जा सके। धन की भूमिका। चुनाव में खर्च किए जाने वाले धन मतदाता या मतदान व्यवहार पर अवश्य प्रभाव डालता है, विशेष रूप से उन देशों में जहां की अधिकांश जनता गरीब है। मतदाताओं को धन के लालच द्वारा प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। वहां की मतदाताओं के वोट भी खरीदने के प्रयास किए जाते हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं जहां पर चुनाव में प्रतिनिधियों द्वारा बड़ी बड़ी धनराशि खर्च की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मतदान व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। तात्कालीन मुद्दे या तात्कालीन मामले। तात्कालीन मामले भी मतदान
व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए भारत में 1977 के चुनाव में केंद्रीय सरकार द्वारा आपातकाल की घोषणा करना एक महत्वपूर्ण मामला था, जिसका मतदान व्यवहार पर काफी प्रभाव पड़ा। मतदान ने कांग्रेस की अपेक्षा जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। इसी तरह नवंबर 1998 के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ही अचानक कई वस्तुओं के मूल्य बढ़ा दिए गए, जिससे प्रभावित लोगों ने भाजपा की अपेक्षा कांग्रेस को मत दिया। लोकवादी नारे। मतदाताओं का व्यवहार लोकवादी नारे से भी प्रभावित होता है। चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को ऐसे सजबाग दिखाए जाते हैं जिससे मतदाता प्रभावित हो जाते हैं। विशेष रूप से भारत जैसे देश में जहां की अधिकांश जनता अशिक्षित है, लोकवादी नारे से जनता जल्दी प्रभावित हो जाती है। शिक्षित मतदाताओं पर भी लोकवादी नारों का काफी प्रभाव पड़ता है। सत्तारूढ़ दल का आचरण। मतदान व्यवहार पर सत्तारूढ़ या सत्ताधारी दल के आचरण का अवश्य प्रभाव पड़ता है। यदि सत्ताधारी दल पूरे कार्यकाल तक निष्क्रियता, उदासीनता और कर्तव्य विमुखता की स्थिति में रहे तो मतदाता चुनाव के समय उसके विरोध में मत डालते हैं, जैसे हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनाव में बसपा पार्टी का व्यवहार था। सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन। सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज का तात्पर्य सरकार या फिर व्यवहारिक संगठन से इतर ऐसे सामाजिक संगठन से होता है जो स्वेच्छा और सामाजिक कल्याण की भावना से जनता की सेवा करते हैं। गैर सरकारी संगठन है उपभोक्ता संगठन, पर्यावरणीय समूह, सामाजिक उद्देश्यों से निर्मित सहकारी संगठन नागरिक समाज के उदाहरण हैं। देखो, जो सिविल सोसाइटी होती है ये क्या होती हैं? तो सिविल सोसाइटी क्या है या फिर नागरिक समाज कहा जा सकता है इनको। यह सरकार या फिर व्यावसायिक संगठन से अलग होते हैं, मतलब इनका कोई कमर्शियल प्रॉफिट नहीं देखते, ये ना ही सरकार के होते हैं, उनसे अलग होते हैं। सामाजिक संगठन हैं ये स्वेच्छा से बने हैं, किसी ने जबरदस्ती नहीं बनाए बल्कि स्वेच्छा से बने हैं। सामाजिक कल्याण की भावना से, समाज के कल्याण की भावना से जनता की सेवा करते हैं। उदाहरण के लिए गैर सरकारी संगठन, उपभोक्ता संगठन, पर्यावरणीय समूह, सामाजिक उद्देश्य से निर्मित सहकारी संगठन और नागरिक समाज के ही उदाहरण हैं। नागरिक समाज या फिर सिविल सोसाइटी अर्थात नागरिक समाज स्वैच्छिक नागरिक और सामाजिक संगठन तथा संस्थानों की समग्रता से बना एक ऐसा संगठन होता है जो विधि के शासन को आधार बनाकर अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। तो नागरिक समाज स्वेच्छक नागरिकों का सामाजिक संगठन है जो कि संस्थानों की समग्रता से बनाया गया एक संगठन है जो विधि के शासन को आधार बनाकर दायित्वों का निर्वहन करता है। भारत जैसे विकासशील देश में नागरिक समाज ने अपनी भूमिका का बड़ी गंभीरता से निर्वहन किया है। जो नागरिक समाज है, जो सिविल सोसाइटी हैं, उन्होंने भारत जैसे विकासशील देश में बहुत गंभीरता से अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। हाल ही के दिनों में नागरिक समाज ने अन्ना आंदोलन, CAA के खिलाफ आंदोलन और किसान आंदोलन भी किए हैं। वस्तुतः सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो कि जन सामान्य के हितों से जुड़े होते हैं। तो इनका देखो कमर्शियल तो कोई फायदा नहीं है, तो ये क्या होते हैं फिर से देखते हैं। सिविल सोसाइटी स्वैच्छिक नागरिक का सामाजिक संगठन होता है जो कि संगठन की समग्रता में से बनकर एक संगठन बनाते हैं। यह विधि के शासन को आधार बनाकर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। मुख्य उदाहरण क्या है इनके? तो इन्होंने विकासशील देश होने के बावजूद भारत में एक गंभीरता से इनकी भूमिका निर्वहन किया है। वर्तमान में जो अन्ना आंदोलन था, CAA के खिलाफ आंदोलन था, किसान आंदोलन था, इसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वस्तुतः नागरिक समाज उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो कि जन सामान्य के हितों से जुड़े होते हैं। नागरिक समाज के लक्षण एवं विशेषताएं। जो सिविल सोसाइटी होती है उनके लक्षण क्या है और विशेषताएं क्या है? यह राज्येतर संस्थान को इंगित करती, मतलब राज्य से अलग है तो राज्येतर संस्थानों को इंगित करती हैं। इसमें समाज का विशाल क्षेत्र आता है, तो भैया पूरे समाज को
अपने साथ जनसंग्रह बना के रखते हैं। तो समाज का एक विशाल क्षेत्र इनके अंतर्गत आता है। यह संगठित समाज को इंगित करती है, मतलब एक जुड़ी हुई समाज को इंगित करती हैं। इसके अंतर्गत वे समूह आते हैं जो राज्य, राजनीतिक समाज, परिवार, प्राकृतिक समाज के बीच होते हैं। तो इनके अंतर्गत वो समूह सभी आते हैं जो कि राजनीतिक समाज एवं प्राकृतिक समाज या परिवार के बीच आते हैं। ये संगठन की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता एवं अन्य नागरिक आर्थिक आधारों के अस्तित्व को सूचित करता है। तो ये क्या करता है संगठन? यह स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अन्य नागरिक एवं आर्थिक अधिकारों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। इनका लक्ष्य सामान्य सार्वजनिक भलाई होती है, सार्वजनिक भलाई होती है, सार्वजनिक कल्याण होता है। यह सत्तावाद, निरंकुशवाद का विरोध करते हैं। क्या करते हैं? सत्तावाद और निरंकुशतावाद का विरोध करते हैं। व्यक्ति को शिक्षित करके यह नागरिकता को बढ़ावा देते हैं। यह व्यक्तियों को शिक्षित करते हैं और नागरिकता को बढ़ावा देते हैं। यह राजनीतिक प्रशासनिक मामलों में नागरिकों की भागीदारी का रास्ता खोलते हैं। तो जो राजनीतिक प्रशासनिक कार्य हैं, मामले हैं, उनमें नागरिकों की भागीदारी के लिए भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। यह जनमत का निर्माण करते हैं तथा सामान्य प्रकृति की मांगें तय करते हैं। तो ये क्या करते हैं? जनमत का निर्माण करते हैं और जो सामान्य हित के मामले होते हैं, सामान्य प्रकृति के मामले होते हैं या मांगें होती हैं, उनको तय करते हैं। यह उत्पीड़न नहीं बल्कि स्वेच्छावादी का महत्वपूर्ण प्रतीक होते हैं। ये क्या है? उत्पीड़न नहीं करते बल्कि स्वैच्छिकता का महत्वपूर्ण प्रतीक है। मतलब आपको जबरदस्ती आप अपने आंदोलन में नहीं शामिल करते, बल्कि आपको स्वेच्छा से शामिल, खुद स्वेच्छा रहती है कि आप हो सकते हो। राज्य के आधिपत्य को कम करने के लिए यह बहुलतावाद की वकालत करते हैं। तो ये क्या करते हैं? राज्य के आधिपत्य को कम करने के लिए बहुलतावाद की वकालत करते हैं। सामुदायिक मूल प्रणाली में यह नैतिक संदर्भ के रूप में कार्य करते हैं। सामुदायिक मूल प्रणाली में यह नैतिक संदर्भ में कार्य करते हैं। यह स्वायत्त होते हुए भी राज्य की सत्ता के अधीन होते हैं। तो यह स्वायत्त होते हैं लेकिन राज्य की सत्ता के अधीन होते हैं। फिर से देखिए इनके लक्षण और कार्य क्या होते हैं सिविल सोसाइटी के। पहला, राज्य स्तर संस्थान है। समाज का एक विशाल क्षेत्र इनके अंतर्गत आता है। संगठित समाज को बताते हैं। यह इसके अंतर्गत वे समूह आते हैं जो कि राज्य या परिवार के बीच होते हैं। यह संगठन की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता और अन्य नागरिक एवं आर्थिक अधिकारों के अस्तित्व को सूचित करते हैं। यह इनका लक्ष्य सामाजिक भलाई होता है। सत्तारूढ़ या सत्तावाद, निरंकुशतावाद का विरोध करते हैं। व्यक्तियों को शिक्षित करते हैं और नागरिकता को बढ़ाते हैं। यह राजनीतिक प्रशासनिक मामलों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। जनमत का निर्माण करते हैं। सामान्य प्रकृति की मांगें मनवाते हैं या तय करते हैं। यह उत्पीड़न नहीं करते बल्कि स्वेच्छावाद का महत्वपूर्ण प्रतीक होते हैं। राज्य के आधिपत्य को कम करते हैं और बहुलतावाद की वकालत करते हैं। सामुदायिक मूल्य प्रणाली में यह नैतिक संदर्भ के रूप में कार्य करते हैं। यह स्वायत्त होते हुए भी राज्य की सत्ता के अधीन होते हैं। नागरिक समाज के संगठक, तो यह नागरिक समाज जो है वह क्या है? तो नागरिक समाज का संगठक यह गैर सरकारी संगठन है, सामुदायिक आधारित संगठन है, स्वदेशी लोगों का संगठन होता है, मजदूर संगठन, किसान संगठन, सहकारी संस्थाएं, धार्मिक संगठन, युवा दल, महिला दल या फिर इसी तरह के अन्य संगठित समूह। ये सब क्या हो सकते हैं? नागरिक समाज के संगठक हो सकते हैं। तो गैर सरकारी हो सकता है, सामुदायिक आधारित संगठन हो सकते हैं, स्वदेशी लोगों का संगठन, मजदूर संगठन, किसान संगठन, सहकारी संस्थान, धार्मिक संगठन, युवा दल, महिला दल और इसी तरह के अन्य संगठित दल। जन आंदोलन एवं सिविल सोसाइटी है। लोकतंत्र जनता द्वारा चुने हुए लोगों का शासन प्रणाली होती है। जब जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं करते तो एक जन आक्रोश जन्म लेता है। इस जन आक्रोश का एकत्रित होकर अपना विद्रोह प्रदर्शित करना जन आंदोलन कहलाता है। तो जनतंत्र क्या होता है? जनता द्वारा चुने गए लोगों का शासन
जनतंत्र होता है जब जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनको लोगों ने चुना है, वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते या ठीक से अपना काम नहीं करते, तो जनता में क्या हो जाता है, जन आक्रोश जन्म लेता है। और इस आक्रोश को एकत्रित होकर एक विरोध प्रदर्शन करना, आक्रोश मतलब गुस्सा आ गया ठीक है, लेकिन गुस्से में करोगे क्या? तो यदि गुस्से में बहुत सारे जन आक्रोश एकत्रित होकर यदि विद्रोह प्रदर्शन करते हैं तो उसे जन आंदोलन कहा जाता है। जन आंदोलन एक सामूहिक संघर्ष है। यह एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए से प्रेरित होता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये सामूहिक संगठन है, नहीं, इनको गुस्सा आया किसी और चीज़ से, इनको गुस्सा आया और किसी चीज़ से, नहीं। तो क्या होता है, जो जन आंदोलन होता है वह सामूहिक संघर्ष होता है, समूह में लड़ते हैं सब लोग और एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। एक मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में जन आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कोई भी यदि लोकतंत्र है उसको मजबूत बनाने के लिए जन आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नागरिक समाज की विशिष्टता की जड़ें लोकतांत्रिकरण के उन उत्तरोत्तर जन आंदोलन में पाई जाती हैं या पाई जा सकती हैं जिनकी शुरुआत लैटिन अमेरिका और पूरे यूरोप में हुई थी तथा प्रशासन क्रियाशील जगत में हुआ था। तो नागरिक समाज की जो विशिष्टता की जड़ें हैं वह लोकतंत्रीकरण के उन उत्तरोत्तर जन आंदोलन में पाई जाती हैं जिनकी शुरुआत लैटिन अमेरिका या फिर पूर्वी यूरोप में हुई थी, प्रसार विकासशील जगत में हुआ। भारत में सिविल समाज का उदय जन आंदोलन के कारण ही हुआ है। जो सिविल समाज है, सिविल सोसाइटी है, उनका उदय क्यों हुआ है? जन आंदोलन के कारण हुआ है। जब आज़ादी के बाद वैसे लोगों को भी राजनीतिक सहभागिता का अवसर मिला जो कि पहले से तमाम बुराइयों के कारण संभव नहीं था, तब पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कृषक आदि भारतीय लोकतंत्र द्वारा दिए गए अवसर को पाने के लिए संगठित पहल करने लगे। जब आज़ादी हुई, आज़ादी मिली, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे लोगों को राजनीति में सहभागिता मिली जो कि तमाम बुराइयों के कारण संभव नहीं था। जैसे कि तब पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कृषक आदि इन्होंने भारतीय लोकतंत्र द्वारा दिए गए जो अवसर थे उसको पाने के लिए संगठित पहल की। महात्मा गांधी, विवेकानंद, मदर टेरेसा जैसे लोगों ने समय समय पर ऐसे आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की है। तो ऐसे नहीं कि जनता ही की है ये, नहीं, महात्मा गांधी, विवेकानंद जी, मदर टेरेसा जी द्वारा भी इन आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की गई है। बाबा आपटे, सुंदरलाल बहुगुणा, पांडुरंग शास्त्री, अगवले के नेतृत्व में कुछ ऐसे ही जन आंदोलन आधुनिक भारत में नागरिक समाज की उभरती भूमिका को आधार प्रदान किया है। जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रारंभ किए गए बिहार के छात्रों के एक गैर राजनीतिक आंदोलन संपूर्ण क्रांति ने अंततः केंद्र में सत्ता परिवर्तन को जन्म दिया था। दो जय प्रकाश नारायण थे, उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रारंभ किया था एक बिहार में छात्रों का एक गैर राजनीतिक आंदोलन। इसमें क्रांति में अंततः क्या हुआ, केंद्र में सत्ता परिवर्तित हो गई। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जन आंदोलन के आगे सरकार एवं प्रशासन को झुकना पड़ा और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित करना पड़ा। कौन कौन से आंदोलन, जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इनमें भी सरकार और प्रशासन को झुकना पड़ा और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित करना पड़ा। समकालिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो विगत एक दशक में नागरिक समाज ने भारत के 4 बड़े आंदोलन किए हैं जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं या चली थी। बहुत बड़े बड़े आंदोलन थे। पहला था भ्रष्टाचार निवारण एवं लोकपाल के लिए अन्ना आंदोलन, 2011-12 में आया था। तो भ्रष्टाचार निवारण, लोकपाल के लिए अन्ना आंदोलन, काले धन की विदेश से वापसी को लेकर बाबा रामदेव का आंदोलन, CEA के विरोध में आंदोलन, किसान आंदोलन 2020 में हुआ था। तो मुख्यतः 4 आंदोलन कौन कौन से हैं? एक था भ्रष्टाचार निवारण, लोकपाल के लिए अन्ना आंदोलन, इसके प्रमुख नेता थे अन्ना और केजरीवाल और किरण बेदी। काले धन के विरोध, विदेशों से वापसी को लेकर बाबा रामदेव का आंदोलन, CAA के विरोध में आंदोलन, किसान आंदोलन 2020, इसमें 3 जो किसान कानून थे उनको रद्द करा कर ही जनता शांत हुई थी। इन आंदोलन ने अन्ना आंदोलन ही कुछ सफल रहा था और नागरिक समाज ने आंदोलन से बाहर निकलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सत्ता को हथिया लिया। अरविंद केजरीवाल की सत्ता है अभी वहाँ पर।
सम्यक दृष्टि से देखा जाए तो नागरिक समाज, जन आंदोलन आदि के द्वारा सरकार एवं प्रशासन में निम्नलिखित भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। तो जो लोकतंत्र में सिविल सोसाइटी है उनकी भूमिका एवं विशेषताएं क्या हैं? नागरिक समाज का प्रथम कार्य राज्य की शक्तियों का नियंत्रण बनाए रखना है। भारत जो कि सदियों तक अंग्रेजों के अधीन रहने के बाद स्वतंत्र हुआ है, उसमें नौकरशाही आज भी परंपरागत औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित है। राजनीतिक दल एवं नेता भी जनता का विश्वास पाकर प्राप्त शक्तियों के मद में चूर होकर अपने संवैधानिक दायित्वों के पथ से बधुआ भटकते नजर आते हैं। ऐसे में नागरिक समाज के सदस्य इन पर नियंत्रण एवं संतुलन बनाकर इन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने को बाध्य करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लागू करने में इनकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लागू करने में सहायक होते हैं। जनता की वास्तविक इच्छा को सरकार के सामने लाते हैं, सरकार के समक्ष लाते हैं वास्तविक इच्छा को, और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लागू कराते हैं। शासन में जन भागीदारी को बढ़ावा देकर सुशासन की अवधारणा को लागू करते हैं कि लोगों की जितनी जन भागीदारी होगी सुशासन की अवधारणा उतनी अच्छी होगी। तो शासन में जन भागीदारी को बढ़ावा देकर सुशासन की अवधारणा को लागू करते हैं। जनता को सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, कमियों से परिचित कराकर शासन में जवाबदेहिता को बढ़ावा देते हैं। तो जनता को क्या करते हैं? नीतियों के बारे में जागरूक करते हैं, शिक्षित करते हैं, कार्यक्रम, कमियों से परिचित कराते हैं और उन शासन में जवाबदेहिता को बनाने और बढ़ाने में सहायक होते हैं। लोकतांत्रिक जीवन के अन्य मूल्यों के विकास में जैसे समन्वय, आधुनिकता, समझौता और विद्रोहों या विरोधियों के विचारों के प्रति आदर आदि। तो लोकतंत्र के जीवन में अन्य मूल का विकास करते हैं जैसे कि समन्वय रखना, आधुनिकता, समझौता करना, विरोधियों के प्रति विचारों में आदर रखना। महिला, विद्यार्थी, कृषक, पर्यावरणविद, ट्रेड यूनियन, वकील, डॉक्टर आदि के चिंताओं एवं आवश्यकताओं एवं जरूरतों के लिए लॉबिंग करने में। तो ये क्या करते हैं? सिर्फ एक ही प्रकार के मुद्दे नहीं उठाते बल्कि महिलाओं के, विद्यार्थी, कृषक, पर्यावरणविद, ट्रेड यूनियन, वकील, डॉक्टर आदि की चिंताओं एवं आवश्यकताओं के लिए, जरूरतों के लिए लॉबिंग भी करते हैं। भविष्य में राजनीतिक नेताओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में है। तो वर्तमान में जो क्या काम करते हैं जो राजनीतिक नेता हैं उनके लिए प्रशिक्षण का केंद्र के रूप में ही कार्य करते हैं। लोक शिक्षा व्यवस्था के विकास एवं प्रसार एवं गुणवत्ता नियंत्रण करते हैं। तो ये क्या करते हैं? लोक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, विकास, प्रसार एवं गुणवत्ता को नियंत्रित करते हैं। विवादों को खत्म करने मध्यस्थता करते हैं। विवाद है, दो लोग लड़ रहे हैं, दो लोग नहीं मतलब दो पार्टियां लड़ रही हैं, तो उनके बीच में मध्यस्थता का काम करते हैं विवाद को खत्म करने के लिए। ये हर उचित नियम का समर्थन करते हैं और अनुचित नियम का विरोध करते हैं। तो अभी देखा बहुत सारे नियम हैं जिनका वह समर्थन करते हैं, जैसे कि लोकपाल बिल को लागू करा दिया उनने, और अनुचित नियमों का विरोध करते हैं जैसे कि कृषि आंदोलन को वापस लेना पड़ा सरकार को। विभिन्न मतदाता केंद्र पर तटस्थ पर्यवेक्षक की नियुक्ति करके स्वतंत्र शांतिपूर्ण मतदान एवं मतगणना को सुनिश्चित करते हैं। तो ये क्या करते हैं? अपने स्तर पर ही मतदान पर जो मतदान केंद्र होते हैं वहाँ पर तटस्थ पर्यवेक्षक को नियुक्त करते हैं, मतलब तुम भी निगरानी रखना, शांतिपूर्ण मतदान एवं मतगणना कराने को सुनिश्चित करते हैं। गैर सरकारी संगठन के रूप में सरकार की कई योजनाओं का कुशल क्रियान्वयन कर प्रशासन की गुणवत्ता को बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं? इनका लक्ष्य तो किसी सरकार के प्रति नहीं होता बल्कि जनता का कल्याण होता है। तो कोई भी सरकार आए हमें उनकी योजनाएं लागू करानी है। तो ये क्या करते हैं? गैर सरकारी संगठन मतलब जो NGO होते हैं उनके रूप में सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनका कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन करते हैं और प्रशासन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। बाजार को भी सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों के प्रति आदर करने के लिए बाध्य करते हैं। जो बाजार है उनको भी सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों के प्रति आदर करने के लिए बाध्य करते हैं। पारदर्शिता की दिशा में मील का पत्थर जानने वाले सूचना का अधिकार कानून सिविल सोसाइटी के सूचना अधिकार आंदोलन का भी परिणाम है। तो पारदर्शिता की दृष्टि में जो हम देखते हैं ना, सूचना का अधिकार, आप मांग लो अभी, सूचना का अधिकार कानून को लागू कराने में ही सिविल सोसाइटियों के सूचना अधिकार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही इसको बनाया गया था। इसके साथ होता है आज का वीडियो कंप्लीट। थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ। बोलिए कि वो भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।